हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं और फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर्स जो है वो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो यकीनन आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। कुछ बच्चों ने उसको मेंशन किया है, मैंने देखा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जो आंसर्स हैं वो बच्चों को वहाँ पर दे दूँ। कुछ बच्चे ऑफ़लाइन मैसेजेस भी करते हैं तो उनको भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ और उनकी जो भी कन्फ्यूजन होती है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसको दूर कर दूँ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 12 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एफएससी के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इसके यूनिट्स और इसमें फिर एक दो केसेस हैं जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि फ़्लक्स जो है वो मैक्सिमम है या फ्लक्स मिनिमम है। और उसके बाद एक केस हम स्टडी करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं एक क्लोज्ड शेप का, और जो क्लोज्ड शेप है वो हम लेते हैं एक सफ़ियर। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एक पॉइंट चार्ज का जब वो एक सफ़ियर के अंदर पड़ा हो, या यूँ कह लें कि एक पॉइंट चार्ज है और उसके अराउंड एक क्लोज्ड शेप है और वो क्लोज्ड शेप जो है वो सफ़ियर है। तो आज के लेक्चर को भी आप लोग नोट करें, मुकम्मल लेक्चर जो है वो सुने। जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप इसको लेक्चर को गौर से सुने। 30-35 मिनट्स का लेक्चर होगा, तो इसमें आप तमाम पॉइंट्स को नोट करें। अगर कहीं से समझ ना आए उसको दोबारा से पीछे रिवाइंड करें और उसको दोबारा से आप नोटिस करें और गौर से सुने, उसको नोट करें। और फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो पेन लें और अपने नोट्सेस जो है वो ज़रूर बनाएं और जो भी पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट उनको आप नोट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन करते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये याद रखें, ये एक एमसीक्यू हो गया। और फिज़िकल क्वांटिटी में ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, किन दो वेक्टर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through an element of area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन कि अगर हमसे पूछा जाए सिंपल वर्ड्स में बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको याद होगा हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। 2 वीडियोस में ये लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं सुना हुआ तो आप लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर ज़रूर सुन लें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया। एलिमेंट ऑफ एरिया मीन्स कि हमारे पास एक बड़ा एरिया है और उसका हम कोई छोटा पार्ट ले रहे हैं, राइट। दैट स्मॉल पार्ट of a bigger area is known as element of area। या जितना एरिया अंडर डिस्कशन है या जिस एरिया को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या जितना एरिया हमने लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, उस एरिया को हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ एरिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through an element of area is known as electric flux। तो जब भी बात होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो आती हैं। पहली टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरी एलिमेंट ऑफ एरिया, या समटाइम्स इसको हम सिर्फ एरिया कह लेते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको अगर हम ये मैंने शुरू में बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये एक पॉइंट आप नोट कर लें कि ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ये पॉइंट्स 7 MCQ के लिए होते हैं। या फिज़िकल क्वांटिटी में भी अगर हम कहें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, पहले मैंने शुरू में बताया, अब मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये तो हो गई डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बाद अब मैं कहता हूँ कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए जिसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मैं इसको लिखता हूँ क्वांटिटेटिव measurement of electric flux depends on two factors. Depends on two factors. Quantitative measurement means कि इसको बाकायदा हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो दैट कैलकुलेशन, ये एक नंबर आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अ नंबर, दैट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नंबर टू एरिया, एलिमेंट ऑफ एरिया, और सिंपल एरिया लिख लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी जो कैलकुलेशन होगी या उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी। दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट करें कि हमारे पास एक एरिया है, लेट्स से ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करेंगी। लेट्स से इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो मैंने एरोज़ बनाए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ई, और ये जो मैंने एरिया आप देख रहे हैं, ये मैंने एक सरफेस बनाई है, दैट इज़ एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करूँ तो वो हैं 5, और अगर यहाँ पर मैं एरिया देखूँ तो वैसे तो एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, लेकिन चूंकि एज ए एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं तो लेट्स से दिस इज़ 1 यूनिट। मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 5 लाइन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया 1, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 and 1, दैट गिव्स मी 5। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 5 यूनिट्स। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ वर्ड लिख रहा हूँ यूनिट्स का, अभी इसके साथ मैं कोई बाकायदा जो ओरिजिनल यूनिट्स हैं स्केलर क्वांटिटी के या किसी फिज़िकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ अभी नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ लाइंस 5, एरिया इज़ 1 यूनिट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। फर्स्ट करें बच्चों कि अगर हमारे पास यही एरिया हो और यही यूनिट एरिया हो और इस यूनिट एरिया में से पास होने वाली जो लाइंस हैं वो ज़्यादा हो जाएं,
फ़र्ज़ करें ये मैंने बनाई 5 लाइनें और ये 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस केस में मैंने बनाई नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स 10 और इस केस में एरिया जो मैंने लिया दैट इज़ सेम एज दिस वन, सो एरिया इज़ 1 यूनिट, सो इट मीन्स electric flux is now equals 10 times 1 that is equals 10 units। तो दोनों एग्जांपल्स आप देखें, इस एग्जांपल और इसमें, ये टोटल वैसे एक एग्जांपल है, उसमें दो तरह से मैंने ये बताया है। इस केस में नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है 5, एरिया इज़ 1 यूनिट। इस केस में नंबर ऑफ लाइंस 10 कर दी, एरिया अभी भी 1 यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नाउ 10 यूनिट्स। इसमें आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस एग्जांपल में वो सिर्फ लाइंस चेंज की तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो गया। 5 लाइंस थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 यूनिट्स था, 10 लाइंस थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10 यूनिट्स हो गया, और आप देखें कि एरिया जो है वो सेम रहा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो 2 फैक्टर्स पर है, एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। उसकी मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। अगर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी पहले से डबल हो गया। तो अभी आपके सामने जो मैंने बात की उसका जो पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके लिए इस एग्जांपल से आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, दूसरा जो पॉइंट है वो है एरिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये अगर सेम रहती हैं और सिर्फ एरिया चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके सामने ये एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, ये डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम सेम रखें और एरिया जो है उसको डबल कर दें। देखें इसमें हमारे पास जो है ये एक एरिया है, राइट, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ। ये एक एरिया है, राइट। तो इस एरिया में से कुछ लाइंस पास होती हैं, लेट्स से एक इस तरह कुछ लाइंस मैं बना लेता हूँ, लेट्स से दीज आर 5 लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कितनी है, तो दैट आर 5, और एरिया जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 यूनिट्स, लेट्स से दिस इज़ 1 यूनिट। सो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं जो कि प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ लाइंस और एरिया का, तो मेरे पास 5 यूनिट्स और 1 यूनिट्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ उससे मिलता जुलता। अब देखिए इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मैं एक एरिया रखता हूँ, और ये वाला जो एरिया है ये एरिया इस एरिया से 2 टाइम्स है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्ज कर लीजिए कि इस एरिया में से पास कर रही हैं, इस एरिया में से यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये देखिए। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पे मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो 5 हैं, और जो हमारे पास एरिया है वो इसमें 2 यूनिट्स है। ठीक है, 2 यूनिट्स मैंने इस तरह बनाया कि इसका एरिया इस एरिया से डबल है। तो इस केस में अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं, इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस इनटू एरिया दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 5 टाइम्स 2 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों एग्जांपल्स में
यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस सेम है और यहाँ पर एरिया डबल हुआ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डबल हो गया। पहले केस में, इस केस में 5 लाइंस इस एरिया में से पास करें तो फ्लक्स है 5 यूनिट्स। इस केस में 5 लाइंस पास कर रही हैं लेकिन एरिया बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन गया, 10 यूनिट्स। और इस केस में जो पहला डिस्कस किया आपके सामने, फील्ड लाइंस आर डबल एंड एरिया इज़ सेम। तो ये जो बात मैंने आपसे की थी, जिसमें स्टार्ट में ये जो पॉइंट्स बताए थे कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द सेकंड वन इज़ एरिया। दोनों की एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं, जितना एरिया ज़्यादा लेते हैं, तो इसका मतलब फ्लक्स उतना ज़्यादा होता है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी, जितना एरिया कम होगा, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। 2 बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलें इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको अरेज करता हूँ और हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, इसको अरेज कर देते हैं, इस तरफ आ जाता हूँ मैं। अब हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला बनाना है। उसको आप हेडिंग दे सकते हैं, फॉर्मूलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला से फॉर्मूलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसको हम कहीं भी यूज़ करें तो हम उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो बनता है 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ से। ठीक है, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। फॉर्मूलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर द फॉर्मूलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नीड 2 वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर द फॉर्मूलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स we need 2 vector quantities. All right. Number 1, electric field strength. पहली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम E वेक्टर से शो करते हैं. ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E वेक्टर. एंड नंबर सेकंड इज एरिया वेक्टर. ठीक है, एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से. ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर A विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी. अब मैं इन दोनों का थोड़ा सा बताता हूँ आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ये चूँकि मैंने कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E विच इज़ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आपको याद होगा हमारे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, जितनी किसी फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उतना उस फील्ड की नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होती हैं. ठीक है, आप वो लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये बात मैंने बार बार की थी. जितना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अंडरस्टूड है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा होती हैं. तो E जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा होंगी. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है, लेट्स से दैट इज़ E कैप. तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं. ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए. दूसरा मैंने कहा कि एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर जो है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी एरिया की डायरेक्शन बताता है. जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये मैं एरिया लेता हूँ. ठीक है,
इस एरिया की, ये एक ओपन एरिया है, ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है, लाइक अ स्फीयर नहीं है, ये ओपन एरिया है। तो इस एरिया की एक तो मैग्नीट्यूड है, राइट, इस एरिया की एक मैग्नीट्यूड है जिसको हम ले सकते हैं, इसकी लेंथ को अगर इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी द एरिया ऑफ, वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस शेप। अब एक तो इसका एरिया है और दूसरा इस एरिया की डायरेक्शन है कि इस एरिया को मैं किस तरफ लेता हूँ। तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, राइट, जो कि इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट कह लीजिए जैसे ये वाइट बोर्ड है, तो इस वाइट बोर्ड जो है अगर इसको मैं एक एरिया कंसीडर करता हूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ए, राइट, अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एक तो ए आएगा और दूसरा इसके साथ इसकी डायरेक्शन आएगी। ए क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये ए कैप क्या है, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का वो वाला एरिया होता है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है ये उस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इस वाइट बोर्ड को अगर मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर करूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी लेंथ इस वाइट बोर्ड के एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ इनटू विड्थ। उसका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा कि वेक्टर छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, तो उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो कितनी रखी जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा उतनी उसकी लेंथ कम होगी। और दूसरा, उसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये वाइट बोर्ड है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ को आ जाएगा, राइट। इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर जो है दैट इज़ अ वेक्टर दैट हैज़ मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेप एंड इट्स डायरेक्शन इज़ नॉर्मल ड्रॉन टू दैट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर चाहिए ई, इसको तो खैर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, आप चाहें तो इसको बेशक जस्ट अंडरस्टैंड करें, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह एरिया वेक्टर आपको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या है, इसको इस फॉर्म में जस्ट समझना है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में कहीं भी लिखना नहीं है, ठीक है, अभी तो हमने इसको नहीं लिखना, ठीक है। तो आप समझ गए इस बात को, इसको मैं एरेज करता हूँ। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर से जो है वो बनता है, ठीक है। तो एक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एक है एरिया वेक्टर ए। अब फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक एरिया है और उसका जो एरिया वेक्टर है उसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज़ एरिया वेक्टर ए, ऑलराइट। ये एक वेक्टर है ए जिसका नाम है एरिया वेक्टर। इस वेक्टर की जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये शो करता है कि वो जो एरिया है उसका, वो जो शेप है उसका एरिया कितना है, और इसकी डायरेक्शन उसके साथ जो है वो नॉर्मल है। अब ये एक रूटीन है कि जब भी हम एरिया वेक्टर बनाते हैं उसको कभी भी हम इस तरह से अकेला नहीं बनाते। ये कन्वेंशन है, एक रूल है, आसानी के लिए हम ये करते हैं कि जिस तरह हम वेक्टर जो हम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स में, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम जस्ट एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं और वो काफ़ी होता है। लेकिन एरिया वेक्टर के लिए हम हमेशा ये करते हैं कि वो एरिया भी साथ बनाते हैं। जैसे लेट्स से कि मैं कहूँ कि ये एक एरिया है और ये इसका एरिया वेक्टर है, राइट। अब यहाँ पे वो शेप भी नज़र आ रही है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर भी नज़र आ रहा है। जस्ट एक वेक्टर ही नहीं मैंने बनाया, मैंने साथ वो एरिया भी बनाया जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वेक्टर है इसका नाम अगर मैं ए रखता हूँ, दिस इज़ ए वेक्टर, तो ये वही एरिया वेक्टर है जिसका मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये वो एरिया है, ये वो एरिया है, और ये ए जो है ये एरिया वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस एरिया का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। फ़र्ज़ कर लें बच्चों, मैं ये केस लेता हूँ कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं जो भी मैंने एरो से बनाई हैं। फ़र्ज़ कर लें
कि कुछ ऐसा हुआ, हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ बनी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और उस एरिया जिसमें से ये पास कर रही हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके सामने है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसमें एरो। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनता है दैट एंगल इज़ थीटा। अब आप वापस आ जाएं डेफिनेशन पर जो मैंने शुरू में लिखवाई थी। डेफिनेशन ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया और थ्रू सम एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप सोचें कि ये जो मैंने रेड एरो बनाया है क्या ये इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर है, क्या ये इस एरिया के परपेंडिकुलर गुजर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो इस डायरेक्शन में कहीं और ही जा रहा है। जबकि एरिया जो है, ये जो एरिया है उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो तो ए है। अगर ये लाइन, रेड लाइन इस ए की डायरेक्शन में होती तो इसका मतलब ये दोनों लाइन और एरिया परपेंडिकुलर होते। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? अब हम इस ई वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो इस ई वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने के लिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बनेगा ई साइन थीटा। अब आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि इस ई के दो कंपोनेंट्स हैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब ये जो ई कॉस थीटा है, ये जो कंपोनेंट है ई का, ई कॉस थीटा, ये इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उस पर ये पूरा उतरता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सम एलिमेंट ऑफ एरिया और थ्रू सम एरिया। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी equal to E cos of theta multiplies A. All right. What is A? A is the length of this vector, magnitude of this vector. E cos theta is the magnitude of E along A. Right? आप लोग उम्मीद है वेक्टर कंपोनेंट्स को बेहतर तरीके से आप समझते हैं। Now you are in grade 12. ठीक है, ये ग्रेड 11 की बात है, तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? दैट इज ई कॉस थीटा इनटू ए। अब ई कॉस थीटा नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर एंड ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। तो इन दोनों को अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, यहाँ हम सिंबल यूज़ करेंगे फाई, राइट, फाई सिंबल, और इसके साथ छोटा सा ई लिखते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एंड फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नाउ इक्वल्स ई ए टाइम्स कॉस थीटा। अब इस ई ए कॉस थीटा को जो है वो हम स्केलर फॉर्म में जो है वो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इसकी जो स्केलर फॉर्म बनेगी दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। ऑलराइट, तो ये जो है बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो इस तरह से हो सकती है। मैं इसको अगर थोड़ा सा अगर आपका व्यू थोड़ा सा आउट हो रहा है तो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ई डॉट ए। So electric flux is a physical quantity and then it is scalar quantity. It is product of two vectors E and A. E is electric field strength which is vector quantity and A is area vector. So this is product of two scalar quantities. यहाँ से हम electric flux के units भी लिख सकते हैं और electric flux के जो units हैं यहाँ पे अगर वो मैं देखूँ तो ये जो right side पे दोनों quantities लिखी हैं वो ये हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट होंगे न्यूटन। अगर हम ई को देखें तो दिस इज़ न्यूटन पर कूलम और अगर हम ए को देखें तो दिस इज़ मीटर स्क्वायर, तो ये होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट बन गए। तो इस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इसकी डिटेल कि ये किस पे डिपेंड करता है और इसकी क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है वो हमने इसमें की। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हम ये आप कह सकते हैं कि ये लेक्चर 5 जो है ये उसका पार्ट 1 है और दूसरे पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो आप इससे अगला पार्ट जो है वो डेफिनेटली
ज़रूर देखें, वो इसी के साथ आप कंटिन्यू कर देते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।